All right. Assalamu alaikum warahmatullah. Let's wait for a while. स्टूडेंट्स कनेक्ट हो जाए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं. 12:05 पे स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह. ठीक है. किसी अभी कोई क्वेश्चन हो या वो चैट पे कर ले, वॉइस पे ना करे, क्योंकि वॉइस पे करेंगे तो फिर वो डिस्टॉर्शन ज़्यादा हो रही है कनेक्टिविटी की वजह से. अगर किसी कोई क्वेश्चन हो तो वो चैट पे कर ले. ठीक है. चलिए जी, स्टार्ट करते हैं. ऑल राइट, लेट्स बिगिन. यूनी भाई, यूनी अगर खुलेगी तो शायद नवंबर में खुले, और अगर नवंबर में भी नहीं खुली तो उसका मतलब समझ लें अब इस सेमेस्टर में भी नहीं खुलने वाली. ठीक है. खुलेगी तो नवंबर में खुलेगी, आपका अक्टूबर बंद ही है. ठीक है. अच्छा जी, प्रोजेक्ट की बात आ गई. अच्छी बात है, प्रोजेक्ट याद दिला दिया. 4th वीक में हम एंटर हो गए तो प्रोजेक्ट की भी आज थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं. ईमेल गूगल क्लासरूम में अवेलेबल है. ठीक है. मिड्स आपके मेरे ख्याल से 20 शायद या 14 अक्टूबर से इस तरीके से कुछ है उसका टाइम स्केड्यूल. 19 to 25 बुशरा ने शेयर किया है. 19 to 25 अक्टूबर आप लोगों के मिड्स हैं. जो नॉर्मली 8th वीक होता है, उसके बाद 7th वीक तक क्लासेस होती हैं. 8th वीक आपका जो होता है वो बेसिकली आपका मिड होता है. अच्छा, मेरी ईमेल है, मैं शेयर कर देता हूँ सबके साथ. लेकिन काम की ईमेल ही करिएगा भाई, फालतू ईमेल करेंगे मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, फिर बाद में आप बोलेंगे सर आपने रिप्लाई नहीं किया. काम की जो बात होगी खाली उसी पे करूंगा मैं. नहीं, अकील मैंने अभी तक अपलोड नहीं करी हैं स्लाइड्स. मैंने गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दी है थी, और आज की जो स्लाइड है ये भी मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह. लेकिन जो वो है एलएमएस है, उस पर मैंने अपलोड नहीं करी है. एलएमएस में मुझे अपलोड करना है, लेकिन बस कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से एलएमएस पे रह जाता है, हमेशा गूगल क्लासरूम पे अपलोड हो जाता है. ठीक है. तो इसको मैं करूँगा इंशाल्लाह, मेक श्योर करूँगा इसको मैं अपलोड कर दूँ. इसमें इस दफ़ा आईडीज, डिफरेंट आईडीज दी हुई हैं, तो ये चीज़ क्लियर नहीं होती कि एक एक में हो जाता है, कभी सेकंड में रह जाता है, कभी सेकंड में हो जाता है, तो थर्ड में रह जाता है. तो ये मसला है. प्रोजेक्ट्स का मैं बताता हूँ, प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ बताता हूँ. प्रोजेक्ट के बारे में मैं क्लास के एंड में या तो डिस्कशन कर लेंगे. ठीक है. मैंने माइलस्टोन 1 मैंने अभी तक शेयर नहीं किया, तो वो मैं शेयर कर दूंगा, और कैसे काम करना है वो मैं बता दूंगा. ठीक है. तो एंड तक वेट कर लें. और एग्जाम्स आप लोगों के हो सकता है ऑन कैंपस हो शायद, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कह सकता. हो सकता है ऑन कैंपस हो. ऑन कैंपस हो तो अच्छी बात है वैसे मेरे हिसाब से. हो सकता है ऑन कैंपस आपके एग्जाम्स हो. ये ऑनलाइन में बहुत सारे इश्यूज रहते ही हैं. स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि हम सही हैं, टीचर कहते हैं हम सही हैं, एंड में दोनों की नहीं होती बात पूरी, और एंड में कुछ और ही हो जाता है. इससे बेहतर यही है कि ऑन कैंपस हो जाए. इसमें स्टूडेंट्स भी खुश हैं, टीचर्स भी खुश हैं, ये चीज़ें सब क्लियर होती हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता. अच्छा जी, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स जंप टू द टॉपिक. लास्ट टाइम हमने बेसिकली सॉफ्टवेयर एजेंट्स के आर्किटेक्चर्स को
डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें हमने डिफरेंट आर्किटेक्चर्स, 5 डिफरेंट आर्किटेक्चर्स को देखा था, ठीक है। द फर्स्ट वन वाज टेबल ड्रिवन, the second one was simple reflex agent, the third one was model based reflex agent, the fourth one was goal based agent, the fifth one was utility based agent, and the sixth one जो कि उस लिस्ट में नहीं था लेकिन वो था एक जेनेरिक आर्किटेक्चर था, that was learning agent, ठीक है। लर्निंग एजेंट वाज द मोस्ट पावरफुल एजेंट आर्किटेक्चर, क्योंकि उसमें हर चीज आपने अनबाउंडेड रखी हुई थी, तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके का अगर कोई आप प्रॉब्लम है आपका और आप उसमें कोई चीज इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो डेट वाज नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो आप बस उसके ऊपर अपने जो एजेंट है उसको लर्न करवाएंगे, जो भी लर्निंग मैकेनिज्म आपने रखा है, और उसकी बेस के ऊपर जब वो लर्न कर लेता है आपका एजेंट, तो फिर उसके लिहाज से वो अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है और अपने वर्ल्ड में एक्टिविटीज को परफॉर्म करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो एजेंट्स जो वर्ल्ड को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, या जब एज अ ह्यूमन हम भी जब वर्ल्ड को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले जब किसी भी लाइफ में हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसको हमेशा हम लोग पहले ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, ठीक है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कौन कौन से तरीके हैं मेरे पास, और फिर मैं कौन सा तरीका अडॉप्ट करूं जो मेरे लिए अच्छा हो या मेरे लिए बेहतर हो, ठीक है। 3 डिफरेंट चीजें जो हम लोग देख रहे होते हैं एज अ, ये हमारे रूटीन लाइफ या हमारी जनरल लाइफ रूटीन है ये, ठीक है, कि हम लोग हमें कोई भी प्रॉब्लम आता है, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम होता है कि बैचलर्स में किसी यूनिवर्सिटी से करूं, इसी तरीके से मास्टर्स में किसी यूनिवर्सिटी से करूं, आइदर मैं पाकिस्तान से करूं या किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से करूं, तो फॉरेन यूनिवर्सिटी में भी कौन सी यूनिवर्सिटी हो, बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, और बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिनकी बेस के ऊपर हम लोग डिसीजन ले रहे होते हैं। तो सिमिलरली यही सारा काम हम लोग सॉफ्टवेयर एजेंट्स के अंदर या एआई सिस्टम्स के अंदर भी कर रहे होते हैं, क्योंकि एआई सिस्टम एट द डे एंड हम ह्यूमंस की डिजाइन कर रहे होते हैं, राइट। तो जब उसकी डिजाइनिंग की बात की जाती है, जब हम उसकी डिजाइनिंग को देख रहे होते हैं, तो एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर हमें इसको सोचना होता है कि जो ये जिस वर्ल्ड में या जिस टाइप के वर्ल्ड में हमारा एजेंट काम करेगा, उस वर्ल्ड में वो कैसे बेसिकली एग्जिस्ट करेगा और कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि डिटरमाइन करना कि जो हमारा प्रॉब्लम है वो क्या है, ठीक है, और उसको सॉल्व करने के कौन कौन से हमारे पास मेथड्स हैं या कौन कौन से तरीके हैं जिनसे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, मेरे लिए कौन सा सूटेबल है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये होती है कि जो मैं सिस्टम बना रहा हूँ या डिजाइन कर रहा हूँ, तो उसके लिहाज से मेरे लिए कौन सा फिजिबल है। तो फिजिबिलिटी को चेक करना और फिजिबिलिटी को देखना, ये एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं। तो आज का जो लेक्चर है या एजेंडा है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड सॉल्विंग है, कि प्रॉब्लम अगर हमें कोई दिया जाए तो उस प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कैसे करना है, और उस प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के बाद हमारे पास जो सॉल्विंग की टेक्निक्स हैं उनको कैसे उसके साथ इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेबर्ट की स्लाइड्स हैं, उनके प्रोफेसर की स्लाइड को मैंने अडॉप्ट किया है इस लेक्चर के लिए, इसलिए मैंने फर्स्ट पेज भी उसका रेफरेंस दे दिया कि ये मेरी बनाई हुई स्लाइड्स नहीं है, मैं उनकी स्लाइड्स को एज अ रेफरेंस यूज कर रहा हूँ, लेकिन बुक हमारी सेम ही है, हमारी सेम बुक जो हम लोग पीटर नॉर्विक की बुक को लेके चल रहे हैं, उसी बुक से ये मटेरियल इन्होंने लेके स्लाइड्स को प्रिपेयर किया है, ठीक है। अच्छा जी, एक सवाल आप लोगों से वो ये है कि आप में से कितने लोगों ने अभी तक बुक को खोल के देखा और बुक को पढ़ के देखा है। ये मेरा लास्ट टाइम भी सवाल होता था, तो आप लोगों से भी यही सवाल है, कितने लोगों ने किया, चैट पे आंसर करिएगा, ऑडियो पे ना करें फिलहाल, क्योंकि उससे शोर एक हो जाता है शुरू। सुलेमान ने बुक पढ़ी और दानिश ने भी चैप्टर नंबर 2 स्टडी किया है बुक से, नाइस, गुड, अच्छी बात है। इसी तरीके से बाकी भी कोशिश कर रहे हैं। देखो बुक पढ़ने का फायदा आपको ये होगा कि जब आप लेक्चर ले रहे होगे ना, तो आपको ऑलरेडी चीजें क्लियर होंगी कि कि जो डिस्कशन हो रही है वो हो क्या रही है, ठीक है। और फिर आपके माइंड में जो क्यूरीज आई होंगी वो क्यूरीज आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो,
और काफ़ी सारी क्यूरीज ऐसी होती हैं जिससे आपकी भी लर्निंग हो रही होती है, इसके साथ-साथ पूरी क्लास की भी साथ-साथ लर्निंग हो रही होती है, ठीक है? तो ये अच्छी बात है, अगर किसी ने पढ़ा है, काफ़ी सारे बच्चों ने बोला किसी ने चैप्टर 1 पढ़ा, चैप्टर 2 पढ़ा, किसी ने इंट्रोडक्शन तक पढ़ा, लेकिन पढ़ा है, ये अच्छी चीज़ है। तो इस इस चीज़ को रूटीन बना लें कि जब आपकी संडे को जैसे क्लास है, तो आप सैटरडे को एक दफ़ा जो आपका लेक्चर हो, उसको एक दफ़ा रिव्यू कर लिया करें, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम अर्सलान। हाँ, से अभी तुमने जॉइन किया है, अभी तुमने अभी सलाम किया है मुझे। ऑलराइट, तो जिस चीज़ों को हम लोग देखेंगे, आज हम सारी चीज़ों को तो नहीं देख पाएँगे, कुछ एग्ज़ाम्पल्स को आज हम कर लेंगे, कुछ को हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है? तो सबसे स्टार्ट हम पहले करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट से, ठीक है? उसके बाद प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कैसे किया जाता है, ये हम आज सीखेंगे, ठीक है? प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन बेसिकली जिसको बोलते हैं, और प्रॉब्लम की डिफरेंट टाइप्स, कुछ एग्जांपल प्रॉब्लम्स हैं उनको देखेंगे। देन लास्ट नॉट द लीस्ट सर्चिंग स्ट्रेटजीज, कि अगर हमने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया कि एक्स वाई जेड प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम है, ठीक है? तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? कि कोई एक पोर्टल हो, उसके ऊपर जाके वो अपना क्राइटेरिया चेक करें, कोई और मैकेनिज्म हो, तो मल्टीपल आपके पास सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसके, या हर एक स्टूडेंट के माइंड में अलग डिफरेंट आइडिया होगा कि इसके लिए कोई वेब ऐप होनी चाहिए, इसके लिए कोई मोबाइल ऐप होनी चाहिए, इसके लिए कोई एक सर्विस होनी चाहिए, जिससे सारी यूनिवर्सिटीज मिली हुई हो, लिंक्ड हो। कोई ये कहेगा कि फेसबुक का कोई पेज होना चाहिए जिससे सारा काम हो, या व्हाट्सएप का कोई ग्रुप होना चाहिए। तो डिफरेंट वेज हैं थिंकिंग के, और डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस, तो डिफरेंट सॉल्यूशन हो सकते हैं एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जिस तरीके से शुरू से कहा जाता है, जब प्रोग्रामिंग हम लोग पढ़ रहे होते हैं या प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स पढ़ रहे होते हैं, नॉर्मली ये कहा भी जाता है, और मैथमेटिक्स पढ़ते हुए भी ये कहा जाता है कि अ, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के या एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल वेज होते हैं, ठीक है? तो आप कौन से वे से उसको सॉल्व कर रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है? ये आपकी स्ट्रेटेजी है, ये आपका माइंडसेट है कि आप उसको कैसे लेके चल रहे हैं, ठीक है? लाजमी नहीं है जो जिस तरीके से मैं एक प्रॉब्लम को सोच रहा हूँ, उसी तरीके से आप भी उस प्रॉब्लम को सोचें, ठीक है? ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, और ये रिकमेंडेड भी नहीं है। अगर आप एक डिफरेंटली आपकी अप्रोच है थिंकिंग की, तो दैट इज़ गुड, दैट इज़ फाइन, और ये आपका होना चाहिए कि आप डिफरेंटली उस प्रॉब्लम को एज्यूम करें और उसके लिहाज प्रिज्यूम करें, और उसके लिहाज से देन अपनी स्ट्रेटजी या सॉल्यूशन डिवाइस करने की कोशिश करें, ठीक है? इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी कहा जाता है, कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम दी जाए तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट स्किल है, जो कि कह लें आप नीड ऑफ टाइम भी कह सकते हैं आप, और रिसर्च इंडस्ट्री के लिहाज से भी काम की है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिहाज से भी काम की है। हर जगह आपको प्रॉब्लम्स मिलते हैं, और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की टेक्निक्स या अप्रोच आप जितनी बेहतर बना सकते हैं, दैट इज बेसिकली द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ठीक है? सो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट का भी समहाउ यही काम होता है। तो अगेन बार बार एक ही बात रिपीटेडली हो रही है, वो ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट को भी हम में से कोई ह्यूमन ही डिजाइन कर रहा होगा, ठीक है? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट के लिए जो प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम भी ह्यूमन आइडेंटिफाई करेगा, और ह्यूमन ही उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्ट्रेटजीज डिवाइस करेगा, और उसके लिहाज से बेस्ट पॉसिबल जो ऑप्शन होगा, या बेस्ट पॉसिबल जो पॉसिबिलिटी होगी, उसको यूटिलाइज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट को गोल बेस्ड एजेंट भी कहा जाता है। क्यों गोल बेस्ड एजेंट कहा जाता है? आप लोग क्या सोचते हैं, इस प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट को गोल बेस्ड एजेंट क्यों कहा जाता है? यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, या सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट क्यों नहीं कहा, या टेबल ड्रिवन एजेंट क्यों नहीं कहा? गोल बेस्ड एजेंट क्यों कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट को? आप लोगों को क्या लगता है? अपने कमेंट्स आप लोग दें, देन एंड सर्च की बेस पे। और स्टूडेंट्स भी बताएं। इसके अलावा
सही, इसके अलावा और चलो ठीक है। समहाउ कुछ ना कुछ पॉइंट सबके समहाउ सही, पार्शल सही कह सकता हूँ मैं। कुछ ने सही भी लिखा है, कुछ ने पार्शल सही लिखा है। तो गोल बेस एजेंट यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट में बेस्ट फिट क्यों होता है, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है, जो कि एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ भी है, कि हमारा टारगेट एक्चुअली ये होता है कि जो प्रॉब्लम हम हमें मिले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जबकि यूटिलिटी बेस एजेंट में हम क्या कर रहे होते हैं या क्या देख रहे होते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्व हो उसमें मेरा जो इंसेंटिव है या मेरा जो बेनिफिट है वो कितने अचीव हो रहे हैं, ठीक है, या हर स्टेट को अचीव करने के बाद कि मैं कितना हैप्पी हूँ, ठीक है, या मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है या क्या मिल रहा है। और मॉडल बेस्ड एजेंट की अगर बात करें तो मॉडल बेस्ड एजेंट कंडीशनल रूल्स स्पेसिफिक होता है। तो उसमें आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एक सर्टेन प्रॉब्लम्स तक तो चल सकते हैं, लेकिन हर प्रॉब्लम के लिए आपको कितने रूल्स बनाने पड़ेंगे ये इट डिपेंड्स, ठीक है। ये कुछ प्रॉब्लम्स तो होते हैं कि उनको आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी होंगे जहाँ पे आपको रूल्स बहुत ज्यादा चाहिए हों, और जबकि रूल्स के बगैर आप उसके एक सिंपल ब्रूट फोर्स अप्रोच या कोई और अप्रोच लगा के भी उसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से रिफ्लेक्स बेस्ड एजेंट के लिए भी यही है, ठीक है, कि उसमें भी कंडीशनल रूल्स होते हैं और उसमें तो मेमोरी का भी कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। और टेबल ड्रिवन एजेंट तो वैसे ही हमारे लिहाज से इम्प्रैक्टिकल है कि उसमें हर काम के लिए वो अपने पूरे टेबल को लुकअप करेगा, तो वो अ, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट गोल बेस्ड एजेंट्स को कहते हैं, ठीक है। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व करना एक्चुअली हमारा टारगेट होता है। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसके बाद क्या हो, फिर वो नेक्स्ट स्टेप है, लेकिन सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो, ठीक है। सब मिसाल के तौर पे कि अगर मैं इंटरमीडिएट वाली एग्जांपल ही कंटिन्यू करता हूँ, कि अगर मुझे मेरा इंटरमीडिएट हो गया है, ठीक है, और मेरी जो परसेंटेज है उसके ऊपर मुझे फॉर एग्जांपल 5 यूनिवर्सिटीज मिल रही हैं, और उसमें से मुझे बेस्ट जो मुझे चूज यूनिवर्सिटी में कर सकता हूँ वो मुझे अगर एक मिल रही है, तो मेरा गोल यही होगा कि मैं उस बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाऊँ, ठीक है। हाँ, उस बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाने के बाद अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे चांस नहीं मिलता तो उसके बाद वाली में आ जाऊंगा, या फॉर एग्जाम्पल मुझे बेस्ट में चांस नहीं मिला लेकिन मुझे किसी और यूनिवर्सिटी में चांस मिल गया, उसमें मैंने एडमिशन लिया, उसके बाद मैंने देखा कि मुझे कोई और ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमारी स्ट्रेटेजी होती है कि गोल अचीव करने के बाद हम अपनी यूटिलिटी को देख लें, ठीक है, कि पहली प्रायोरिटी हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद हम उसको देख लें कि अब इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे प्रोग्रामिंग के अंदर भी ये कहा जाता है कि पहले प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, या जो सॉफ्टवेयर का पीस ऑफ कोड है जिसको मैं बनाना चाह रहा हूँ वो बन जाए, उसके बाद मैं उसकी परफॉर्मेंस और उसके जो डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं उनको मैं बाद में देखूंगा, ठीक है। उनको मैं बाद में ही बेहतर कर सकता हूँ, उनकी टेस्टिंग मैं बाद में भी कर सकता हूँ, लेकिन एटलीस्ट पहले मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो एजेंट्स के अंदर या एआई बेस्ड एजेंट्स के अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट होते हैं उनको गोल बेस्ड एजेंट भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, तो आपको जब भी आप फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट के लिए कुछ चीजें हैं, कुछ मतलब क्राइटेरियाज है जिनको हम लोग बेसिकली देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है फॉर्मुलेशन, ठीक है। प्रॉब्लम हमेशा आपको जब आप रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से बात करें एजेंट्स की, तो आपको स्टेट स्पेस दिया हुआ होगा, ठीक है। स्टेट स्पेस को वेक्टर स्पेस भी कहा जाता है, स्टेट स्पेस को आपका जो प्रॉब्लम स्पेस है वो भी कहा जाता है, ठीक है। डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं, ठीक है। और आपका जो गोल होता है वो एक पर्टिकुलर कोई भी एक कंडीशन होती है जो कि आपके स्टेट स्पेस के अंदर ही होती है, ठीक है। यानी कि आपका अगर एक वर्ल्ड है, फॉर एग्जाम्पल माइंड स्वैपर की एग्जांपल ले रहे तो माइंड स्वैपर का एक 100 बाय 100 का वो है एक बॉक्स, एक ग्रिड आपको मिलती है जिस पर आप क्लिक करते हैं तो वो ओपन होना शुरू हो जाती है, ठीक है।
वो एक्सप्लोर होती है। तो कहीं कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे माइंस होती हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपकी माइंस नहीं होती। तो आपका ये गोल होता है कि आपको इस तरीके से खेलना है कि आप माइंड को प्रेस ना करें, और जो कंप्यूटर होता है वो ये चाहेगा, जो आपका ओपोनेंट है वो ये चाहेगा कि आप माइंड को प्रेस करें। ठीक है, तो आपका जो पर्टिकुलर गोल है वो ये है, वो आपका इस कंडीशन माइनस्वेपर वाली गेम की कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका जो लास्ट क्लिक है जिससे आप उस गेम को एंड कर रहे हैं वो आपकी गोल स्टेट होगी। लेकिन वो गोल स्टेट आपका जो स्पेस है, जो 100 बाय 100 जो ग्रिड मिली हुई है, वो बेसिकली आपका स्टेट स्पेस कहलाएगा। और उस स्टेट स्पेस के अंदर ही आपका बेसिकली जो गोल है, गोल स्टेट है, वो भी उसके अंदर ही होगी। ये चीज क्लियर है? फॉर्मुलेशन वाली बात क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा, स्टार्ट आप हमेशा जब भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको हमेशा कोई ना कोई इनिशियल स्टेट दी हुई होगी, यानी आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि आप ये नहीं होगा कि आप रैंडमली कहीं से भी शुरू हो जाए, तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट स्टेट स्पेस के अंदर कोई ना कोई आपको दिया हुआ होगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट के लिहाज से हम बात कर रहे हैं। अगर आप किसी और डोमेन के लिहाज के ऊपर मैप करें इस चीज को, तो लाजमी नहीं है कि वो ऐसा ही हो, उसमें हो सकता है डिफरेंट हो। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट के लिए हमेशा हमें इनिशियल स्टेट हमें पता होती है, हमें गिवन होती है। गोल हमारी वो स्टेट होती है जिस पे हमें बेसिकली पहुंचना है, और जो एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेप्स जिनके थ्रू हम, या जिनको जो वो स्टेप्स जिनको लेके हम बेसिकली गोल तक पहुंचे, वो हमारा गोल कहलाता है। ठीक है, और सर्च बेसिकली आपके इज द कैपेबिलिटी, या इज बेसिकली क्या कहेंगे इसको आसान लफ्जों में, कि सर्चिंग से आप बेसिकली ये फाइंड कर रहे होते हैं कि आपके लिए इस गिवन स्टेट से लेकर गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए बेस्ट एक्शन सीक्वेंस कौन सी है। एक्शन सीक्वेंस बोले, स्टेप्स बोले, एक ही बात है। ठीक है, तो सर्चिंग से आप बेसिकली बेस्ट पॉसिबल स्टेप्स या बेस्ट स्टेप्स आप फाइंड कर रहे होते हैं स्टेट स्पेस के अंदर, जिनसे आप गोल पे पहुंच सकें। ठीक है, तो अगेन फॉर्मुलेशन में आपको पूरा स्टेट स्पेस दिया होता है और बताया हुआ होता है आपका गोल क्या है। गिवन में आपको हमेशा इनिशियल स्टेट दी हुई होती है, गोल आपकी कोई स्पेसिफिक स्टेट होती है जो कि आपके स्टेट स्पेस के अंदर ही होगी। ठीक है, और सर्च आप हमेशा करते हैं किसी भी सीक्वेंस को, किसी भी पॉसिबल सीक्वेंस को जिसके थ्रू आप बेसिकली अपने गोल तक पहुंच जाए। ठीक है, तो सूटेबल स्टेप्स टू रीच एट गोल, इसको मैं यूं भी कह सकता हूँ। ठीक है, सूटेबल स्टेप्स टू रीच एट गोल। ठीक है, तो ये बेसिकली सर्चिंग का काम है कि आपके पास जो पूरा एक स्पेस दिया हुआ है उसके लिए उस तक उस स्टेप से लेकर या स्टार्टिंग स्टेप से लेकर गोल तक पहुंचने के लिए जो मेरे बेस्ट स्टेप हैं, बेस्ट पॉसिबल एक्शंस हैं, उसको सर्च करना। ठीक है, तो ये सर्चिंग का काम होता है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बेस्ट एल्गोरिथम कौन सा है? अली सलमान, ये क्वेश्चन आप एक दो लेक्चर्स के बाद करना तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी हमने एल्गोरिथम्स पढ़े नहीं है। ठीक है, तो एल्गोरिथम, हर एल्गोरिथम की कुछ ना कुछ खासियत है, कुछ ना कुछ उसके अंदर उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कुछ सर्टेन प्रॉब्लम्स के अंदर अ, एक एल्गोरिथम हो सकता है दूसरे एल्गोरिथम से बेहतर परफॉर्म कर रहा हो। ठीक है, और सर्टेन कंडीशंस के अंदर कोई और एल्गोरिथम उस फर्स्ट वाले से बेहतर परफॉर्म कर रहा हो। लेकिन कोई ऐसा एल्गोरिथम नहीं होता कि ऑल इन वन हो। ठीक है, कि एक ही एल्गोरिथम है, वही सब प्रॉब्लम्स के ऊपर आप फिट कर दें आंखें बंद करके, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, सर्च की एग्जांपल, फॉर एग्जांपल देखें, माइंडस्वैपर की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो माइंडस्वैपर की अगर हम एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है, माइंडस्वैपर को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, या कोई मेज गेम है, ठीक है, जिसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, या स्क्रैबल वर्ड्स जो जैसा गेम होता है कि वर्ड्स आप बेसिकली फाइंड कर रहे होते हैं, जो डॉन न्यूज वगैरह या बच्चों के डिफरेंट उसमें गेम्स में ये आता है स्क्रैबल वर्ड्स वर्ड्स। तो उसमें वर्ड्स मिक्स हुए हुए होते हैं, तो और आपका गोल ये होता है कि आपको सारे वर्ड्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो उस स्क्रैबल वर्ड के लिहाज से इन सारे स्टेप्स को मैं एक दफा ड्राई रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो फॉर्मुलेशन क्या है इसमें, कि मेरा जो स्क्रैबल वर्ल्ड का जो मुझे गिवन चार्ट है वो मेरा स्ट्रेट स्पेस है, या मेरा प्रॉब्लम वर्ल्ड है। गोल क्या है मेरा,
गोल मेरा ये है कि मैं सारे वर्ड्स फाइंड कर लूँ। गिवन क्या है? गिवन मुझे वर्ड्स हैं और वो स्क्रैबल वर्ड है, जो जो पूरा एक चार्ट दिया हुआ, जो ग्रिड दी हुई है वो, और जो मुझे लिस्ट ऑफ वर्ड्स दी हुई है जो कि मुझे उस ग्रिड में से फाइंड करनी है। और सर्च क्या है इसमें, कि मुझे वो पैटर्न फाइंड करना है जिसके थ्रू मैं वन बाय वन सारे वर्ड्स को फाइंड कर लूँ। फॉर एग्जाम्पल स्क्रैबल वर्ड के अंदर ईट है, एट है, और डिफरेंट वर्ड्स हैं, 5 वर्ड्स हैं, छोटा सा एक स्क्रैबल वर्ड वर्ड का गेम है। ठीक है, तो मैं मेरा सर्चिंग एल्गोरिथम का यहाँ पे क्या काम होगा, या सर्चिंग का क्या काम होगा, कि वन बाय वन में हर वर्ड को सर्च कर लूँ। ठीक है, वैसे तो इस तरह के जो सिनेरियो है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है, इस सिनेरियो के अंदर ब्रूट फोर्स ज्यादा बेहतर काम करता है। ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम सर क्या होता है जी? सर एक सर एक चीज, सर ये अली सलमान ने जो लिखा है, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे समझ में आई है, आप गोल अचीव करने की बात कर रहे थे, तो आई गेस अली ये लिखना चाह रहा था कि मतलब हम कौन सा एल्गोरिदम जो है वो सर्च करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए लगाएंगे, तो आई गेस शायद वो लिखना चाह रहा था ये। अ, हाँ, मतलब गोल को अचीव करने के लिए, तो वो इस ये लिखना चाह रहा था शायद, उसका एल्गोरिदम मैं की बात मेरे ख्याल से। उसका हाँ, उसने जो उसका लिखा मैंने उसका मैं जी आंसर जी पहले दे दिया था। उसका जी मैंने जी ये कहा था कि जी अभी जी रुक सर, जाए, जी जी क्योंकि जी जी एल्गोरिथम्स सर, अभी हमने पढ़े नहीं है। जब हम जी जी सर, एल्गोरिथम्स ठीक पढ़ लेंगे फिर हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि इस प्रॉब्लम ठीक के लिए ठीक है कौन सर, सा बेहतर है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। अच्छा जी। तो एक्शन सीक्वेंस, अगर ये स्क्रैबल वर्ड वाली एग्जांपल को देखें तो उसमें एक्शन सीक्वेंस जो हमारा एल्गोरिथम इस सिनेरियो में बेहतर काम करेगा वो ब्रूट फोर्स होगा। ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम क्या होता है? ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम ये होता है कि आप हर पॉसिबल स्टेप को चेक कर लें। यानी जितनी भी आपके पास पॉसिबिलिटीज है, आप हर पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं और उस पर देखते हैं कि आपका गोल अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, यानी कि आप हर वर्ड को बेसिकली वन बाय वन जो ग्रिड है उनको ग्रिड्स को चेक करेंगे और चेक करेंगे फाइनली अपनी कंडीशन को, कि आइदर आपका जो वर्ड का जो पूरा मैप है वो कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर कंप्लीट हो रहा है तो आपका एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा, वरना वो एल्गोरिथम चलता रहेगा। ठीक है, इसके अलावा भी अप्रोचेज हैं, लेकिन फिलहाल ब्रूट फोर्स अप्रोच सबसे सिंपल है, जिस उसको इंट्रोड्यूस करवाना नहीं था यहाँ पे फिलहाल, लेकिन करवाना पड़ गया टू गिव यू एन एग्जांपल। ठीक है, ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम सिंपली क्या है कि ऑल पॉसिबल स्टेप्स जो हैं उनको आप एक्सप्लोर करें। ठीक है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है उनको एक्सप्लोर करें, और उनको एक्सप्लोर करने के बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करके चेक करें कि वन बाय वन चाहे या एट द एंड चाहे। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको किस तरीके से बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, और उस फिर गोल के साथ उसको मैच कर लें। ठीक है, एक और स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया हुआ है, जिस तरीके से ताहा ने, ठीक है, कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी जिसकी अच्छी होगी उसको हम यूज करें। ठीक है, देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात बहुत बाद में आएगी। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो जब होगी ना, जब आपका वो एल्गोरिथम, आपको एल्गोरिथम्स पता हो। ठीक है, अगर आपको एल्गोरिथम्स फिलहाल नहीं पता तो एल्गोरिथम कौन सा मेरे लिए सूटेबल है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, ब्रूट फोर्स हैकिंग के लिए भी यूज होता है, लेकिन उस बहुत टाइम कंज्यूमिंग एल्गोरिथम है ब्रूट फोर्स। लेकिन सर्टेन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी हैं जहाँ पे ब्रूट फोर्स आपको अच्छा रिजल्ट भी दे देता है। ये एक उसका आप भी कह लें एक अच्छी बात भी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक ऐसा कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी? चले जी, सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट का अब हम सूडो कोड देख लेते हैं। ठीक है, तो सूडो कोड अंडरस्टैंड कर लेंगे तो इससे फायदा ये हो जाएगा कि ये जो हमने वर्ड्स में बातें लिखी हुई हैं उसकी एक आपके पास कह लें प्रोग्रामेटिक सिंटैक्स में भी आपके पास वही चीज आ जाएगी। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रोग्रामेटिक सिंटैक्स ज्यादा
इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, वो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए नॉर्मल दूसरा सिंटैक्स ज़्यादा बेहतर होता है। खैर, तो इस फंक्शन एक हमारा मेथड होगा या फंक्शन होगा, ठीक है, जो कि हमारा सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट है। आप जो भी इसका नाम रखना चाहें रख सकते हैं, ठीक है, आपको भी पता है। परसेप्ट बेसिकली आपकी वो सीक्वेंस है जिस जिसको आप स्टेट स्पेस कह रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो परसेप्ट है बेसिकली वो आपका एज अ इनपुट पैरामीटर पास होगा या आर्ग्यूमेंट पास होगा, और जब भी आप परसेप्ट उसको देंगे अपने एजेंट को, तो उसके अगेंस्ट में वो कोई ना कोई एक्शन रिटर्न करेगा। यानी जो हम अभी तक एजेंट की डेफिनेशन पढ़ते हुए आए हैं, तो वो उसकी यहाँ पे एक एल्गोरिथमिकली आप उसको देख सकते हैं कि अभी तक ये डेफिनेशन पढ़ते हुए हैं कि एजेंट के हर परसेप्ट के अगेंस्ट उसका कोई ना कोई एक्शन होता है। तो तो इसी तरीके से जब हम उसको प्रोग्रामेटिकली भी जब इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, ठीक है, तो उसमें हम लोग हमेशा एजेंट को कोई ना कोई परसेप्ट देंगे, ठीक है, और उस परसेप्ट के अगेंस्ट उसका कोई ना कोई एक्शन होगा, और इसी तरीके से परसेप्ट एक्शन के साइकिल से हम लोग गोल तक पहुंचेंगे, ठीक है। परसिस्टेंट परसिस्टेंट बेसिकली आपके रिक्वायर्ड वेरिएबल्स कह लें या रिक्वायर्ड इनपुट कह लें आप, ठीक है, जो आपको चाहिए। सीक्वेंस सीक्वेंस आपकी एक्शन सीक्वेंस है जो कि इनिशियली एम्प्टी होगी। बेसिकली ये आपका एक तरीके का पाथ है, आप इसको पाथ भी कह सकते हैं, या वो रास्ता या वो स्टेप्स जिनको लेते हुए आप गोल तक पहुंचे, ठीक है। तो शुरू में तो ये एम्प्टी होगा क्योंकि आप स्टार्ट किसी भी एक इनिशियल पॉइंट से कर रहे होगे, राइट। सेकेंड थिंग इज स्टेट। स्टेट आपकी करंट वर्ल्ड की डिस्क्रिप्शन, मतलब जिस भी आप स्टेट पे खड़े हैं उस स्टेट की डिस्क्रिप्शन। तो अगर मेरा वैक्यूम क्लीनर एजेंट है फॉर एग्जांपल, तो अगर वैक्यूम क्लीनर एजेंट मेरा एक ऐसे रूम में खड़ा हुआ है जहाँ पे डर्ट है, ठीक है, तो उसकी करंट स्टेट है कि वो रूम नंबर XYZ में है या रूम ABC में, और वहाँ पे डर्ट अवेलेबल है, ये उसकी करंट स्टेट है, ठीक है। गोल गोल क्या है, इनिशियली गोल आपका नल होगा, लेकिन गोल आपका क्या है कि आपने उस रूम को क्लीन करना है, ये वैक्यूम क्लीनर के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के ये जो आपका पूरा स्टेट स्पेस है, ये जो पूरी सीक्वेंस, ये जो पूरी बात लिखी है आपके गोल के साथ स्टेट स्पेस की बात, और पर्टिकुलर अगर कोई कंडीशन है तो वो भी, ठीक है। क्योंकि पर्टिकुलर कंडीशन का मतलब क्या है कि अगर मिसाल के तौर पे क्लीनिंग के दौरान वैक्यूम क्लीनर अगर मेरा क्लीन कर रहा है, या जो वैक्यूम क्लीनर एजेंट है वो अगर एक रूम को क्लीन कर रहा है और रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, ठीक है, तो उस ऑब्स्टेकल को अवॉइड करना है। तो ऑब्स्टेकल को अवॉइड करने के लिए इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं लिखी हुई, लेकिन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के अंदर हमने उस चीज को डिफाइन किया होगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर कंडीशन कोई अगर आ जाती है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को आपका जो स्टेट स्पेस है, यानी आपका जो पूरा वर्ल्ड है वो, और आपकी गोल स्टेट, ये तीनों आप प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के अंदर डिफाइन करेंगे हमेशा। और ये हमेशा ऑब्वियसली जो एजेंट डिजाइनर है वो बेसिकली इस चीज को हमेशा डिफाइन करेगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है यहाँ तक? ये चीजें क्लियर है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, अगर कोई कंफ्यूजन है तो भी पूछ लें, ठीक है। ऑल राइट। तो आप करंट स्टेट में, जिस भी स्टेट में आप, ठीक है, उस स्टेट से आप जब स्टेट चेंज करना चाहेंगे तो आपने एक अपडेट स्टेट का कोई फंक्शन बना लिया, या एक आपने कोई इसका कंस्ट्रक्टर टाइप कुछ भी बना लिया, ठीक है। तो अपडेट स्टेट में क्या होगा, स्टेट और परसेप्ट, यानी किस स्टेट में आपकी करंट स्टेट क्या होगी, जो भी आपको इनिशियल आपको स्टेट दी हुई है, ठीक है, जो इनिशियल स्टेट है आपकी, उस स्टेट, वो स्टेट और उसका परसेप्ट, वो आपकी इनिशियल स्टेट होगी हमेशा। लेकिन जब भी आप स्टेट अपडेट करेंगे तो आपका परसेप्ट भी अपडेट होगा, आपकी स्टेट भी अपडेट होगी, ठीक है। तो इन दोनों की जो वैल्यू है हम वो स्टेट नाम के वेरिएबल के अंदर हम रख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये एरे हो सकता है कोई भी डेटा स्ट्रक्चर जो आपको इसके लिए सूटेबल लगता है वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट। नेक्स्ट थिंग, इफ अगर सीक्वेंस हमारी एम्प्टी है, ठीक है, अगर एक्शन सीक्वेंस हमारी एम्प्टी है, तो सबसे पहले चेक करो गोल क्या है, ठीक है, और गोल को फॉर्मुलेट करो। फॉर्मुलेट गोल के लिए हमने एक और फंक्शन या मेथड बना लिया, ठीक है। अ, और
उसमें हमने बता दिया भाई ये जो मेरी XYZ स्टेट है ये बेसिकली मेरी गोल स्टेट है। प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इसके अंदर लिखा हुआ है पूरा, ठीक है। मतलब जो मेरा वर्ल्ड है पूरा, उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो इस मेथड के अंदर या इस फंक्शन के अंदर लिखी हुई है, फॉर्मुलेट प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है। इसमें हर स्टेट लिखी हुई है और स्टेट के साथ गोल भी लिखा हुआ है कि कौन सी स्टेट है उस पर गोल अचीव हो रहा नहीं हो रहा, स्टेट कौन सी है उस पर गोल अचीव हो रहा नहीं हो रहा। तो अगर गोल अचीव हो रहा होगा तो हम वहां पे स्टॉप हो जाएंगे। इसी तरीके से सीक्वेंस, सीक्वेंस आपकी वो एक्शन स्टेप्स हैं जिनके थ्रू आप प्रॉब्लम को सर्च करके सॉल्व कर रहे होंगे। तो जो आपका सर्च का मैकेनिज्म होगा या सर्चिंग एल्गोरिथम होगा वो बेसिकली आपकी सीक्वेंस आइडेंटिफाई करने में यूटिलाइज हो रहा होगा, ठीक है। और अगर आपकी सीक्वेंस किसी फेलियर पे जा रही है या जो अभी आपने सीक्वेंस अप्लाई करी अगर उस पे गोल अचीव नहीं हो रहा तो कोई भी एक्शन परफॉर्म ना हो। अगर उस पे गोल अचीव हो रहा है या आप गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप अपनी एक्शन जो सीक्वेंस है उसको अपडेट कर दें, एक्शंस एक्शंस को अपडेट कर दें या एक्शन रिटर्न कर दें। और जो आपका बाकी सीक्वेंस है अब उसको भी फॉलो करना शुरू कर दें वन बाय वन। यानी आपने क्या किया, अगर आपकी सीक्वेंस शुरू में ऑब्वियसली एम्प्टी होगी तो आपने गोल फॉर्मुलेट किया, अपना पूरा वर्ल्ड देखा और वर्ल्ड के लिहाज से आपने सर्चिंग एल्गोरिथम की हेल्प से सीक्वेंस या स्टेप आइडेंटिफाई करे कि कौन से स्टेप से मैं गोल तक पहुंच सकता हूँ। अगर आपकी जो भी सीक्वेंस थी अगर वो कोई ऐसी सीक्वेंस आपको नहीं मिली, कोई सूटेबल सीक्वेंस ऐसी नहीं है जिससे आप गोल तक पहुंच सकते हैं तो आप कोई भी एक्शन रिटर्न नहीं करेंगे। और अगर कोई ऐसी सीक्वेंस मिल जाती है तो आप स्टेप बाय स्टेप उस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए अपने गोल तक पहुंचेंगे। और हर सीक्वेंस को जब आप मतलब जब आप अपनी सीक्वेंस अपडेट कर रहे होंगे, ठीक है, जब आप अपनी स्टेट अपडेट कर रहे होंगे तो आप एक्शन उसका साथ साथ रिटर्न करोगे। फॉर एग्जांपल मूव फॉरवर्ड, मूव राइट, मूव लेफ्ट। फॉर एग्जांपल रूम क्लीनिंग करनी है मेरे वैक्यूम क्लीनर एजेंट को, तो वो सबसे पहले फॉर एग्जांपल रूम के अंदर एंटर हुआ तो मूव फॉरवर्ड, ठीक है। उसके बाद उसने देखा डर्ट है, डर्ट क्लीन किया। फिर उसके बाद मूव लेफ्ट, लेफ्ट पे उसने देखा डर्ट है, डर्ट क्लीन किया। मूव राइट, इस तरीके से उसने पूरे रूम को जब क्लीन कर लिया तो उसका गोल क्या था कि उसने पूरे रूम को क्लीन करना है, ठीक है। तो उसने जब रूम पूरा क्लीन हो गया तो वहां पे आपका जो एजेंट है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो एजेंट है बेसिकली वर्क करता है कि आप गोल उसे बताते हैं और इनिशियल स्टेट आपको गिवन होती है। प्रॉब्लम आपको पूरा स्टेट स्पेस अपना पता होता है कि मेरा स्टेट स्पेस है क्या, यानी मेरा जो प्रॉब्लम वर्ल्ड है वो कैसा है। और उसके लिहाज से आप कोई ना कोई सर्चिंग टेक्निक अप्लाई करके उस प्रॉब्लम जो आपको वर्ल्ड दिया हुआ है उसके अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो आप सर्च करते हैं। और उसके लिए अकॉर्डिंगली आप अपनी सीक्वेंस को मेंटेन करते हुए एक्शंस को रिटर्न करते रहते हैं। और एक्शंस की बेस के ऊपर आप उस पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करके या उस पूरे वर्ल्ड को विजिट करके या जो भी वर्ल्ड के पार्ट को विजिट करके गोल तक पहुंच सकते हैं, आप गोल तक पहुंच जाते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है या कोई क्यूरी है तो पूछ लें। हाँ कह सकते हो बैक ट्रैक, लेकिन ये जेनेरिक वर्जन है। इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं की हुई कि कौन सा एल्गोरिथम हो, कौन सा प्रॉब्लम जो फॉर्मुलेट कर रहे हो कौन सा प्रॉब्लम है, तो इसलिए इसको बैक ट्रैक स्पेसिफिक नहीं कह सकते, ठीक है। आप कह सकते हो बैक ट्रैक वाला सिनेरियो ऑब्वियसली हर टाइप का सिनेरियो से फिट हो सकता है कि ये जेनेरिक वर्जन है आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट का, ठीक है। ओपन लूप सिस्टम भी कह सकते हो। ये सेशन में रिस्टार्ट कर रहा हूँ, सेशन एंड हो गया ये, तो फिर आप लोग रिकनेक्ट कर लें।